हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडुटेरिया का 5000 का जो जनरल स्टडीज का बुक आया है उसके क्वेश्चंस को, और 67th बीपीएससी का सीरीज चल रहा है। हम लोग 67th बीपीएससी सीरीज कर रहे हैं जिसका जनरल स्टडीज के लिए जीएस का जो लगभग हिस्ट्री वगैरह से 40 क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये काफ़ी मदद करेगा। ये बुक हम लोग इसी उद्देश्य से इसको कर रहे हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है और कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का है यहाँ पर, तो इसे किया जाए और मुझे लगता है कि बीपीएससी के एग्जाम में ये काफ़ी मदद करेगा। ये क्रेडिट एडुटेरिया को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से। पहला सेट है एडुटेरिया का, ये पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं है इसमें शामिल? तो उग्रवादी का दल जो था, उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, उसमें से कौन शामिल नहीं है उग्र राष्ट्रवादियों में? बाल गंगाधर तो थे ही उग्रवादी, लाल बाल पाल, ये तीनों उग्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। गोविंद रानडे ये उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, ये सब चरमपंथी थे ना, गरम दल के नेता थे ये लोग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। संतुष्टिकरण का नीति कांग्रेस के द्वारा जो आरंभ किया गया था, यही बाद में चलकर घातक सिद्ध हो गए थे, ओके। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी इसकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया, यह कथन सही है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो उन्होंने जीता था लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था ये, ठीक है। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय। भारत पर हुनों के प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त शासक के समय में हुआ था। 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय शासक है, उनसे संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह है मुंडकोपनिषद से संग्रहित किया गया है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। महायान शाखा से इसका संबंध है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या रखा गया था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना रखा गया था। इबादत खाना था उसके उपासना भवन का। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के काल में। अकबर के काल में
तानसेन और बैजू बावरा बहुत ही विख्यात थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह सत्य है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह सत्य है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। उत्तर से शुरू करना है और नीचे दक्षिण की ओर जाना है, और इनमें से कौन सा सही क्रम है ये बताना है। देखिए, सबसे पहले आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्ना मलाई की पहाड़ी। तो उत्तर नल्ला मलाई की पहाड़ियां, फिर है जवादी पहाड़ियां, उसके बाद है दक्षिण की ओर नीलगिरी पहाड़ियां, और फिर उसके दक्षिण में है अन्ना मलाई की पहाड़ियां, अन्ना लाई की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो यह है कोसी। कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ही प्रख्यात। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? कौन सा मृदा ऐसा है जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है और जिसके कारण ये अनुपजाऊ होती है, अनुर्वरक होती है? वो है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में ये सभी सत्य है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, करेक्ट है। यह एक कण प्रकृति है, यह करेक्ट है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी करेक्ट है। उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? एक वर्ग है और ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? ये बढ़ेगा। एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्लियर है? वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण का क्या कारण है? तो वह है धूलकण। धूलकण की वजह से प्रकाश जो होता है ना, वो मिश्रित होती है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओके, आगे है सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विस्रोधी सुई स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक है ना, तत्व का एक यौगिक है। वह है स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? याद रख लीजिए, ml to the power -1 t to the power -2 26। जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। जैव सेल क्या है? जैव सेल एक कोयला है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? वो है सेरेब्रम से। सेरेब्रम में हम लोग याद करते कोई भी चीज, मस्तिष्क के यादाश्त से संबंधित है सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन शरीर सरीप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो होती हैं वो एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन शरीर सरीप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, O2, ठीक है, O2 पाया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो वह है भारत की संसद। भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है।
भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है भाग 20 में, और अनुच्छेद 368 है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करना है। यहाँ है भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। और इधर दिया गया सूची 10वीं सूची, 8वीं सूची, 9वीं सूची और 11वीं सूची। देखिए दल बदल का जो अधिनियम है ना 10वीं सूची में है, बी का 1, और 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 2। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है, यह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह पंचायत नगर पालिका से संबंधित है, पंचायत से 11वीं अनुसूची, और ये हो जाएगा सी का 4, और डी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित है 9वीं अनुसूची से, डी का 3। देखिए ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी का 3, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ कहा गया है निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो वह है गुलाबी क्रांति। प्याज या झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? बोला किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो वो हैं IMF और विश्व बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? यह था वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर का जो विचार था वो हिंदू राष्ट्र का था, यह मूलतः उन्हीं का विचार था। भारत में आयकर है, भारत में आयकर को क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी भारत का जो आंध्र प्रदेश है वहां का लोक नृत्य है। भारत का लोक नृत्य है ये। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंब से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंब से है, याद रहेगा। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। ठीक है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वह क्या है? उसको बोलते हैं खादर। खादर मिट्टी। ठीक है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वह है थर्मोक्लाइन। कौन सा है? थर्मोक्लाइन सीमा, जहां तापमान तेजी से कम होता है। बेशल मापदंड संबंधित है। बेशल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेशल नॉर्म से बोलते हैं इसको। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अर्नाल्ड टाइमबी के द्वारा। अर्नाल्ड टाइमबी के द्वारा किया गया था। चलिए सेट नंबर 2 है एडुटेरिया का 5000 प्लस समान अध्ययन का। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो यह प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16 और 19, ये तीनों प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, 16 में और 19 में। ओके, 15, 16, 19 याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है।
6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ये भी गलत है। 30 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 कथन तो उपयुक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो वह 14 दिनों तक के लिए रख सकती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा? जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियुक्त हो सकते हैं जब उनके पास भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण करने का योग्यता हो या फिर लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो ये कथन जो है ना, ये गलत है कथन, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ऊपर वाला 1। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पारित होना चाहिए? वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए आपको 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए इसका अनुमोदन, जब वित्तीय आपात लगता है तो, ठीक है ना। दोनों सदन 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन दे दे। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? केंद्र सरकार के विरुद्ध पहली बार लाया गया था और वो लाया गया था वर्ष 1963 ईस्वी में। वर्ष 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ओके, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में किया गया है। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था, 1991 में। से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कौन सा क्रांति है ये? और ये क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है जिनका संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो आसानी से आया और आसानी से चला गया, उसको किस प्रकार से जाना जाएगा? तो वो धन है हॉट मनी। ये एकदम डिमांडिंग मनी होती है, सब देश मांगता है, तुरंत आएगा तुरंत चला गया, पता भी नहीं चलेगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, क्या अनुमोदित करता है? तो इसका ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। तो FRP जो होता है पारिश्रमिक मूल्य, उचित मूल्य गन्ने का, वो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो होते हैं वे अनुमोदित करते हैं गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, जिसे FRP भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन में यह कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि सरकार का सहयोग नहीं करना, जैसे सरकारी पदों का त्याग कर दिए, विदेशी माल का बहिष्कार कर दिए, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार हो गया, तो इसको असहयोग आंदोलन। लेकिन सरकारी वाहन से यात्रा करने पर पाबंदी लगा देना ये असहयोग आंदोलन थोड़ी है, हम दूसरा सहयोग करेंगे। सरकार को इससे क्या घाटा है? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हो गई थी। ओके, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। ओके, और वो कौन सा है पहले देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 का, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इन्होंने किया था 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन
21 अक्टूबर 1943 को कर लिया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, किसने किया था? देखिए किसके द्वारा किया गया था, कौन सा नियम था? 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? वहाबी का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को किसने कुचला था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश था जो इसमें शामिल नहीं था? वो था पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं था। लेकिन त्रिपक्षीय का मतलब क्या? ये तीन जो राजवंश हैं आपस में लड़ते रहते थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। पल्लव, पल्लव नहीं था। दो पद था, पाल और प्रतिहार, राष्ट्रकूट, बट पल्लव वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो ये उत्तर की दिशा में रखे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव दफनाया जाता था, जो अवशेष मिला है, उसे यह पता चला है कि जब शव दफनाया जाता था तो उसका सिर का जो दिशा था वो उत्तर की दिशा में रखा जाता था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो यह था चतुर्थ संगति। इसमें हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था इनको ऋजुपालिका नदी पर। निरंजना नदी से कंफ्यूज मत होइएगा। ऋजुपालिका नदी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखलीपुत्र। मखलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो ये कहा गया है शाहजहां को। शाहजहां के काल में खूब भवन वगैरह बनता था, उन्हीं के काल में आगरा का ताजमहल भी बना था, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया स्थापत्य कला। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब था आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो वो थे अकबर के। अब यहाँ जहांगीर को मत ले लीजिएगा। जहांगीर मानते हैं कि चित्रकारी का स्वर्ण युग था जहांगीर का काल, बट जो चित्रकार है बसावन एवं दसवंत वो जहांगीर के नहीं बल्कि अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह है परमाणु विद्युत गृह और यह है राज। और यहाँ पे है नरोरा, कुंडलवन, काकरापाड़ा, तारापुर। हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए नरोरा उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट है। कुंडनकुलम कर्नाटक में, ये कुंडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, यही हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। काकरापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा जो है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। किसके बीच है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है 38वीं समांतर रेखा। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण जो होता है नहीं है, पूछ रहा है इसमें, जो अच्छा ईंधन नहीं है। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन की पहचान नहीं है। जो अच्छा ईंधन होता है उससे ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट नहीं निकलती है और ना ही हानिकारक गैस निकलता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है उसका दहन हो जाता है, वो जल जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है। विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, इसको मिलाना है और मिलाने के बाद इसका आंसर करना है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन K को। रक्त में जो थक्का जमता है उसके लिए उत्तरदायित्व है, तो D का 2। विटामिन K से रक्त का थक्का जमता है का झड़ना, A3। विटामिन का B7 है ना, विटामिन B7 जो होता है उसकी कमी से बाल जो होता है झड़ने लगता है, तो बालों के झड़ने से जो रोकता है वो हमें रोकता है विटामिन B7। विटामिन B12 प्रणाशी और रक्तता होना, नाम इतना चेंज, इसको कोबालामिन बोलते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है और कैंसर वगैरह से बचाता है विटामिन B12।
और विटामिन ई जो हुआ बांझपन रोकने जो होता है, बांझपन उत्पन्न हो जाता है इसके कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसको जनन वाला भी बोलते हैं विटामिन। ए का 3, बी का 1 और सी का 4। देखिए कौन है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ये है, ये आंसर हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के बीच जो दूरी ज्ञात की जाती है किस चीज से की जाती है? गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वही महिलाओं में बहुत कम होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये पुरुष में अधिक होती है, महिलाओं में कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन, आंसर ए हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या है? तो वो हो जाएंगी गुप्त उष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए गुप्त उष्मा की मात्रा है, यह गुप्त उष्मा आवश्यक होती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ये पूछा है, नहीं पाया जाता है। देखिए केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है। राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, लेकिन जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो जीव द्रव्य आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे और आम। 36 का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। क्योंकि यकृत में विटामिन ए स्टोर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर। देखिए यहाँ पे सूची 2 में दिया है एम्पियर, न्यूटन, वाट और ओम। बल का मात्रक न्यूटन होता है। एकदम इजी शुरू करते हैं। सी का 2 दो जगह है, बी में और सी में। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक ओम होता है। ए का 4 और बी का 2। देखिए ए का 4 किसमें है? बी में भी है, सी में भी है। विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो होता है इसका मापने का यंत्र है एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 है, ये सी हो जाएगा, सी का 2। बल का मात्रक न्यूटन, सी का 2। और पावर जो होता है वाट का होता है। पावर का हिंदी होता है शक्ति और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो हमने क्या क्या बताया? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, सॉरी डी का 3, बी का 3, ए का 4 है ना, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर से जानिए, प्रतिरोध का जो होता है प्रतिरोध मापी ओम होता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है और पावर जो शक्ति है उसका मात्रक वाट होता है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। लिथियम सबसे कम घनत्व वाला है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको ये कथन देखिए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, मतलब लचीला फ्लेक्सिबल होते हैं और प्राकृतिक बहुलक है, ये सही है, पहला ही सही है। प्राकृतिक रबर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और ये नेचुरल है, प्राकृतिक बहुलक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण का निर्धारण करती है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ऊपर वाला ही आंसर करेक्ट हो गया, भागीरथी है ना, अलकनंदा भागी देव के साथ, ये हम याद किए हुए थे, अलकनंदा भागी देव के साथ। तो अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग नदियों के संगम पर है। तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं,
अलकनंदा भागी देव के साथ। अलकनंदा भागी भागीरथी और देव देवप्रिया, करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? एकदम बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए यहाँ पर है मध्य प्रदेश, एकदम बीचों बीच गुजरती है एमपी से कर्क रेखा। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पता करना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सुमेलित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ये सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा बोल रहा है, ठंडी महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर, लेब्रो, ये शीत है, ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है। अगुलहास, अगुलहास आग के जैसा, ये गर्म जलधारा है। हमबोल्ट जो होता है ना, हमबोल्ट, ये बेंगुएला, ये सब ठंडा है जलधारा, मैंने ठीक से याद किया हुआ है। लेकिन अगुलहास जो होता है ये गर्म जलधारा है। ये डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, सॉरी कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर आंसर करना है आपको, और ये जाना जाता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? टकला मकान, ये चीन में है, सही है। थार मरुस्थल भारत में, सही है। अटाकामा चिली में है, ये भी सही है। गिब्सन अफ्रीका में, ये सही नहीं है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो यह व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, सी। अब हम लोग जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी क्या है? देखिए सही उत्तर चुनना है कोड से। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये सही है। आर्थिक मामलों में पढ़ा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन है और प्रवर्तक, देखिए योग दर्शन, इसके प्रवर्तक पतंजलि, योग के। न्याय के हैं प्रवर्तक गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल हैं प्रवर्तक। चारवाक दर्शन के चारवाकी हैं। वैशेषिक के हैं कनाद, वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, पूर्व मीमांसा के। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण, याद रखना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, ये जानते हैं संप्रदाय और संस्थापक। देखिए आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे संजय विट्ठली पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे पकुद कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे पूरन कश्यप थे। प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि नहीं था। सहायक संधि की विशेषता क्या थी? देखिए देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, यह सही था। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यह भी सही है, यह सहायक संधि का विशेषता था। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही था। लेकिन आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये नहीं था। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? कौन सा ऐसा था समाचार पत्र जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो वो था
भारत मिहिर, भारत मिहिर पर किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? यह थी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वह किया गया था नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह हमको जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, पहला ही गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, यह भी सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट तो वो है पश्चिमी घाट, जैविक हॉटस्पॉट है ये। ओके, पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वह है जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी? तो इन्होंने वैशाली में दिया था। इससे पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दे दी थी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो वह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। दिन में अगर गर्मी होती है यहाँ पर तो बहुत अधिक होती है, रात में अगर ठंड होती है तो बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा तापांतर पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 3 जनवरी को, वो सबसे न्यूनतम होती है, इसीलिए इसको उपसौर कहा जाता है। जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी उसको उपसौर कहेंगे। और अपसौर किसको बोलेंगे? जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होगी। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो वो है एल तरंगे। एल तरंगे जो होती है भूकंप की सबसे विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ये पूछ रहा है, सही सुमेलित। रेड क्लिफ भारत और चीन गलत है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान गलत है। मेगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मेगिनॉट रेखा, याद रखना है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मेगिनॉट रेखा, ये एकदम सही सुमेलित है। हिंडनबर्ग ये गलत है। तो मेगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच करेक्ट रहेगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज की। एंडीज की श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? कौन सा अधिनियम था वो? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जानना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये एकदम सही है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाती है। करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
अनुच्छेद 54 के बारे में पूछ रहा है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 54 याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, ये जानना है कौन सा गलत है इसमें से। पहले जानते हैं, देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अध्यक्ष या सदस्य को दोबारा नहीं नियुक्त किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, यह सही है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में इसमें से कौन गलत है ये बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है ये बताना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। गलत पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। अब हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। वो है वैधानिक तरलता का अनुपात, सही है ये। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट, ये सही है। SLR, CRR एंड ओपन मार्केट जो प्रक्रिया है, ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा का जो मुख्य उद्देश्य है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM अधिनियम से कौन सी समिति संबंधित है, वह है NK सिंह समिति। NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। सीता अध्यक्ष का संबंध था, यहाँ पूछ रहा है सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से। भूमि कर विभाग से सीता अध्यक्ष का संबंध था। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें। तो यह मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने प्रारंभ की थी। तो ये बलबन ने शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन के द्वारा शुरुआत की गई थी। उत्बी कौन था। उत्बी कौन था, यह एक इतिहासकार था। ओके। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है आपको। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है, ये सासाराम है। सासाराम, ये हो जाएगा इसका आंसर। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही बात है। गलत अगर कुछ है तो वो शेरशाह का मकबरा, ठीक है, सासाराम में है, ये वहां दिल्ली लिख दिया है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई थी। ये प्रसिद्ध शासक थे और इनके द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी। कृष्णदेवराय करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो वो थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, इनमें से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है केंद्रक में? वो प्रोटीन है। प्रोटीन केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है। हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो ये होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। वैसा पौधा जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, सीडीआर, रीपा, एलिसा। तो इसके लिए किया जाता है पीसीआर, सीडीआर और एलिसा, 1, 3 और 4। रीपा टेस्ट नहीं किया जाता। 1, 3 और 4 पीसीआर, सीडीआर एंड एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी पूछ रहा है। ओके, प्लाज्मा में पूछ रहा है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है रुधिर प्लाज्मा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है रुधिर प्लाज्मा में। और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पीलिया। देखिए पीलिया नहीं होता है। डीपीटी का होता है डिप्थीरिया, टी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, टी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। पीलिया नहीं होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रोटॉन के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होते हैं और इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम गतिकी, द्वितीय गतिकी, द्वितीय गतिकी के नियम से होता है। न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक द्वितीय गतिकी नियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? जब ताप बढ़ाया जाता है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि की बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सबसे अधिक जो समस्थानिक होता है निम्न में से वो पोलोनियम का होता है। पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। देखिए ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहां पर है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। ए का 1, बी का 4, 2 जगह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। ए का 1 यहाँ हो गया, बी का 4, डी आंसर। सी का 2 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है और डी भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली में है। ओके, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय है जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह है वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? वह है बिहार की रहने वाली शिवांगी। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में
4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है 10वें मंडल में। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में होता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों है, दोनों में यह वेद है यजुर्वेद। सामवेद के बारे में जानते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है, उद्रात्री। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बात करते हैं अथर्ववेद की। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में वेदों की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बहुत अच्छी खासियत है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो स्टूडेंट को दे दिए गए हैं याद करने के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेट 3 तक कंप्लीट होता है। मैंने तो सोचा था कि सेट 20 करा दूं आपको, लेकिन नहीं, टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है। जबकि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ बता नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।